ग्रेट रिचर्ड फाइनमैन ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स समझ आनी स्टार्ट हो गई है तो तुम एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स को भी समझे ही नहीं, क्योंकि वो दिल में आती है, समझ में नहीं। अगर तुमने काफी सारी वीडियोस देखी है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, इवन मेरी ही वीडियोस देखी और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो मैं भी तुम्हारी ही टीम में हूं। इवन ग्रेट माइंड आइंस्टाइन भी हमारी ही टीम में, उन्हें भी नहीं आई थी समझ क्वांटम मैकेनिक्स कि कैसे ये प्रोबेबिलिटीज जैसी चीज वर्क करती है, क्या होता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्या होती है क्वांटम सुपरपोजिशन, और भी इतनी सारी वियर्ड टर्म्स। इनका मीनिंग क्या है? क्या ये फिजिकल रियलिटी को एक्चुअल में डिस्क्राइब भी करते हैं? शायद तुमने पहले ऐसी बात सुनी होगी कि आइंस्टाइन एकदम खिलाफ थे क्वांटम थ्योरी के। हाँ, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। एक्चुअल में वो बताते थे कि क्वांटम थ्योरी गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ये एक्चुअल फिजिकल रियलिटी को डिस्क्राइब ऐसे नहीं कर सकती। कुछ चीजें प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर मैं मून को अभी नहीं देख रहा तो क्या इसका मतलब वो है नहीं अपनी जगह पे? है, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है वो है भी और नहीं भी जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। जस्ट एन एनालॉजी, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन कई सारी डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकता है जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। कैसे हो सकता है ये? क्या है ये क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी बहुत ज्यादा वियर्ड टर्म जिसके पीछे आइंस्टाइन पड़े हुए थे, और ये उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था कि क्वांटम एंटेंगलमेंट से वो प्रूव कर सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी इज इनकम्प्लीट। चलो फिर, मैं तो अपने चौक के साथ रेडी हूं, अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और एकदम मजेदार तरीके से इसके पीछे की मैथमेटिक्स देखेंगे इन अ वेरी साधारण भाषा। एक काम करते हैं ना, पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट में पहुंचने से पहले 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं अपनी पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स। एक इक्वेशन से मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं, विच इज दिस इक्वेशन। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। ये जो यहां पे हमें साई टाइप दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इस फॉर्म को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है एज कंपेयर टू ये जो हमारे पास टर्म मैं अब लिखने वाला हूं। ये हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी टर्म। साधारण भाषा में ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी, मुझे वैसे काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलनी चाहिए, बट इसको मान लो काइनेटिक टर्म। और सेकंड, मेरे ख्याल से तुम गैस कर गए होंगे, दिस इज पोटेंशियल टर्म। और जो मैंने यहां पे लिखी है ई, दिस इज कॉल्ड अलाउड एनर्जी स्टेट्स। कौन कौन सी एनर्जीज अलाउ हो सकती है किसी भी क्वांटम सिस्टम पे, वो यहां पे लिखी हुई है। अ लिटिल कंफ्यूजिंग ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इतनी घबराने से वाली खतरनाक सी इक्वेशन मैंने लिख दी है, तो मैं थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूं चीजों को। सेंटर पे मान लेते हैं न्यूक्लियस और उसके अराउंड दो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स है, मतलब पार्टिकल के पास एनर्जी होगी। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या तो वो यहां पे रह पाएगा या वो यहां पे रह पाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं। मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। इसका नाम दे देते हैं जीरो स्टेट और इसका नाम दे देते हैं वन स्टेट। कुछ भी तो नाम देना था मुझे। बाय द वे, ये एनर्जीज कैसे मिलेंगी? मुझे इस इक्वेशन से मिलने वाली है। अलाउड एनर्जी, तभी मैंने यहां पे लिखा था, वो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएंगी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बट इलेक्ट्रॉन जीरो में होगा या वन में होगा, पता नहीं जब तक मैं उसे मेजर ना कर लूं। इसका मतलब यही तो होती है सुपरपोजिशन। जब तक मैं चीज को मेजर ना कर लूं, मुझे नहीं पता लगेगा कि वो जीरो स्टेट में या वन स्टेट में। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब है इसका यूज करके जब मैं जो भी आगे लिखा होता ना स्टेट के, उसके स्क्वायर से हमें मिल जाती है प्रोबेबिलिटी। कितनी प्रोबेबिलिटी है जीरो स्टेट में होने की? ये मैथमेटिकल टूल है एक, इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा। हमने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है। बट आगे जो भी लिखा होता है उसका तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, विच इज हाफ। हाफ इज द प्रोबेबिलिटी यहां स्टेट में होने की, हाफ इज द प्रोबेबिलिटी यहां स्टेट में होने की। कहां पे होगा पता नहीं, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही मेजरमेंट करोगे दोनों में से एक जगह पे मुझे दिखाई दे जाएगा। कितनी वियर्ड चीज है ना। देखो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी टर्म हमें दिखाई देती है। बट पोटेंशियल एनर्जी आती है कि किस टाइप के उस सराउंडिंग में पड़ा है, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है पार्टिकल के। डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल की टर्म्स आ सकती है, जिसमें से ये वाला तुम जान रहे होंगे, तुमने कूलम्स फोर्स पढ़ा होगा अपने 12वीं कक्षा में, वहीं से ये टर्म निकाल के मैं लाया हूं। बाकी इस इक्वेशन पे वापस आते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर के तौर पे मिलता है एक फंक्शन, जिसको हम यहां पे वेव फंक्शन भी बोल रहे हैं। बाय द वे, जो वेव फंक्शन होता है ये हमारी हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में, सच दैट कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल के पर्टिकुलर स्टेट में होने की, वो इसी से ही पता लगता है। और डिफरेंट इस एक वेव फंक्शन के अंदर, इसका जब हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, एक वेव फंक्शन के अंदर काफी सारे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। लेट अस से एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये रहा और दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन
और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस हमें दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी मैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो भी मुझे आंसर के तौर पे मिलते हैं, ये स्पेसिफिक स्टेट्स मिलती है, साई ये वेव फंक्शन मिलता है, हम उसे कभी कभी आइगन स्टेट भी बोलते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल टूल। नेक्स्ट इसके बारे में बताता हूं। और यहां मैंने कुछ पॉसिबल वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे हम अगर सॉल्व करते तो गॉसियन वेव फंक्शन है और फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन है। मतलब अगर मुझे ये वेव फंक्शन पता हुआ, एक बार मैंने किसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर मुझसे उस पार्टिकल के बारे में कुछ भी पूछ लो, यूजिंग दिस वेव फंक्शन मैं उसे कैलकुलेट कर लेता हूं। आने वाली वीडियोस में थोड़ा मैथमेटिकली ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। मैं इसको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे एक वेव फंक्शन को अनलॉक कर सकते हैं, उससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं हम पार्टिकल के बारे में। बट अभी एंटेंगलमेंट की तरफ और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम कोई भी एक पर्टिकुलर वेव फंक्शन लेते हैं, लेट अस से √2 sin 3 pi x। हमने ये हमारे पास आइगन स्टेट है बाय द वे। जैसे ही हमने इसमें प्लग किया इस साई की जगह, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा मिला, जैसे ही हमने पुट किया साई की जगह, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व किया मैथमेटिकली, हमें आंसर में दोबारा यही चीज वापस मिल गई सरप्राइजिंगली। बट साथ में एक नंबर मिला 3। इसका मतलब है अगर ये एनर्जी आइगन स्टेट है या फिर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये है हमारे पास वो पर्टिकुलर एनर्जी। कहने का तात्पर्य साधारण भाषा में ये है कि अगर ये एक पार्टिकल की स्टेट का साधारण मतलब उसकी कंडीशन को, किस तरीके से वो पड़ा हुआ है, उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, वो सारी चीजें ये बताना चाह रहा है। अगर ये कंडीशन ऑफ अ पार्टिकल बताएगा और मैं इस इक्वेशन में डाल दूं इसे, तो उस कंडीशन के बाद जो मुझे यहां पे नंबर मिल रहा है उसे हम पॉसिबल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट बोल सकते हैं। मतलब अगर ये है अभी स्टेट ऑफ द पार्टिकल, इस कंडीशन में, इस गरीबी की रेखा के अंदर है पार्टिकल, तो ये उसके पास पॉसिबल पैसे हो सकते हैं। ऐसा एग्जांपल समझ लो। मान लो अभी ये स्टेट ऑफ पार्टिकल है, तो ये एक पॉसिबल एनर्जी है उसकी। मतलब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हाँ, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू कैन गेट 3 एज इट्स एनर्जी, वन पॉसिबल वैल्यू। ऐसे ही अभी मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे वेव फंक्शंस पॉसिबल हैं, तो बहुत सारी ये वैल्यूज आएंगी। बाय द वे इनका नाम मैंने दिया था आइगन स्टेट्स और इसका नाम मैं दे रहा हूं आइगन वैल्यू। तो आइगन स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यूज मिलती हैं। याद अभी मैंने स्टार्टिंग में ये इक्वेशन लिखी थी, ये भी तो वैसी सी ही है। जैसे ही मैं अपना एक कोई भी चीज अजीब सी पता नहीं एच अप्लाई करूंगा वेव फंक्शन पे, आंसर में कुछ मिलेगा जिसमें इमेजिनरी नंबर भी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट भी है और एक कुछ ऐसे डेरिवेटिव जैसी भी चीज है, पार्शियल डेरिवेटिव, बस साथ में दोबारा वेव फंक्शन मिल गया। इसका मतलब दिस इज आर आइगन वेक्टर या फिर आइगन स्टेट। वापिस वही आइगन स्टेट मुझे मिल चुकी है, बट साथ में एक चीज भी आई है एंड द चीज इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आइगन value and that is it, that is the Schrodinger's equation। just using energy हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल का वेव फंक्शन, जो कि सब कुछ बता देगा उस पार्टिकल के बारे में। कितना ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है, कितनी ज्यादा कूल चीज है ना। आगे इसके बारे में अभी तो और भी है। मैं इस चीज को एक और तरीके से भी समझा सकता हूं। ये जो मैंने एच अभी लिखा था ना, इसको हम हैमिल्टोनियन नाम दे देते हैं एक। ये क्या करता है, जो भी मैं इसमें एक वेव फंक्शन डालूंगा, कभी कभी मैं ऐसे लिख दूंगा, कभी कभी मैं इसमें अजीब सी ब्रैकेट्स लगा दूंगा, बट जब भी मैं इस पे ये हैमिल्टोनियन टाइप कुछ लगाता हूं, तो ये क्या करेगा, इस वेव फंक्शन को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देगा। छोटे छोटे पीसीज में जैसे ही तोड़ा, और फिर ये देख लेगा उस एक छोटे पीस में कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी एनर्जी है, उस पीस में कितनी एनर्जी है, सारी एनर्जीज को इकट्ठा करेगा और एक न्यू फंक्शन हमें दे देगा। इसका मतलब मैथमेटिक्स की टर्म में बताना चाहूं तो ये हमारे पास एक फंक्शन टाइप चीज है। अगर ये फंक्शन, तुम ये साई लिखा है मैंने, ये इनपुट है हमारे पास और आउटपुट के तौर पे कुछ ऐसा आ जाएगा। मतलब आउटपुट के तौर पे भी एक फंक्शन आएगा, एक न्यू तरह का फंक्शन आ जाएगा, और वो न्यू तरह का फंक्शन हमें श्रोडिंगर ने बताया। क्या करता है ये एच हैमिल्टोनियन, क्या करता है, एक वेव फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, देख लिया कि उस छोटे छोटे पार्ट में कितनी एनर्जी है। हाँ, अब एक न्यू चीज बना दी हमने, बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, उसकी एनर्जी देखी और एक न्यू फंक्शन बना दिया उसी छोटे छोटे पार्ट्स को यूज करके। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस। ये वही फंक्शन इस पे, मतलब जैसी हैमिल्टोनियन लगाओगे एक फंक्शन पे, दोबारा वही फंक्शन हमें मिला, साथ में कोई चीज भी आई उसके।
एंड दैट इज इट। ऐसा भी समझा जा सकता है श्रोडिंगर इक्वेशन को। अरे अभी अजीब लग रहा है क्या? रुक जाओ, अभी तो और है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इतने छोटे समय में तुम्हें देने वाला, और एक खतरनाक सी रिवीजन हो जाएगी। देखो, अब देखो, या अगर हमारे पास कभी भी कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, मैं रैंडमली बोल रहा हूं, कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसको सेटिस्फाई करने वाला है वो एक पॉसिबल या फिर एक वैलिड आइगन स्टेट कहलाएगा। है? अगर तुम इसकी इंप्लीकेशन नहीं समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक मेरे पास लेटर से ए ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा 1/2 ऐसा कुछ है, और साथ में है साइन k1x, और दूसरा एक और वेव फंक्शन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है, मतलब मैं इसको पुट करूंगा, जैसे ही इसमें पुट करूंगा यहां कुछ नंबर आएगा, और ये वेव फंक्शन वापस वैसे का वैसा ही, यहां कुछ जो नंबर मिलेगा वो मुझे जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उसके बाद दिखाई देगा। कंफ्यूजिंग ऐसा कहना चाह रहा हूं, ये जो वेव फंक्शन है दिस इज द कंडीशन ऑफ द पार्टिकल। कंडीशन को तुमने यहां पे डाला, कुछ तो मैथमेटिकल ट्रिक है यहां पे, जैसे मैथमेटिकल ट्रिक को सॉल्व किया, वापिस जो फंक्शन डाला था वो वापिस मिला, बट साथ में एक नंबर भी मिला। इसका मतलब जब मैं मेजरमेंट करने जाऊंगा इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, मुझे वही नंबर मिलेगा आंसर में आफ्टर मेजरमेंट। लेकिन दिक्कत पता क्या है, वो अभी समझ आएगी कि ऐसा क्यों नहीं, फिर तो डेफिनेट चीज होनी चाहिए थी ना, अगर ये स्टेट है पार्टिकल की तो एक ही तो नंबर मुझे मिलेगा। फिर मैं ऐसा क्यों बोलता हूं हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स इज वियर्ड, क्योंकि एक पार्टिकल कई सारी स्टेट्स में रह सकता है। ऐसा क्यों बोला मैंने, अभी बताता हूं ना। यही तो सबसे ज्यादा वियर्ड पार्ट है जो अब आने वाला है। मान लेते हैं दूसरा कुछ ऐसा है अपने पास वेव फंक्शन साइन k2x, लेटर से ऐसा कुछ वेव फंक्शन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहां पे थोड़ा और सही बनाने के लिए यहां पे टाइम थोड़ा डायमेंशनली करेक्ट रखना है हमें। मैंने अभी क्या कहा था, कोई भी फंक्शन जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को वो वैलिड आइगन स्टेट होगी, वो वैलिड कंडीशन होगी एक पार्टिकल की। लेकिन हमने सरप्राइजिंगली क्या देखा, अगर मैं इन दोनों वेव फंक्शन को प्लस भी कर दूं 1/√2 कुछ ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, ए ई रेस टू पावर आयोटा ओमेगा 1t दिस, और यहां पे साइन k1x, और साथ में b यहां पे आ जाएगा, लेटर से यहां माइनस साइन भी है, ई रेस टू पावर माइनस ओमेगा 2t और 2, और साथ में साइन k2x। हमने तो दोनों को इस बार ऐड ही कर दिया, हमने इसमें डाला, हमने सेम चीज उठाई, हमने इसमें डाली, आंसर में फिर से इसको सेटिस्फाई कर रहा था। जैसे हमने ये वेव फंक्शन, अब ये जो बड़ा सा वेव फंक्शन है दोनों का कॉम्बिनेशन बाय द वे है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे हमने वो कॉम्बिनेशन डाला, इसको मतलब इसको अप्लाई किया, ये बड़ी सी चीज को जैसे इस पे अप्लाई किया, वापिस से यही वेव फंक्शन मिल गया, और साथ में है कुछ नंबर। कुछ बड़ी अजीब सी चीज नहीं लग रही? इसका मतलब है ये तो वैलिड स्टेट होनी चाहिए थी अगर सेटिस्फाई कर रहा तो। और ये जो मैं दो स्टेट्स को एक साथ लिख पाया हूं, अभी तो मैंने दो ही बताई हैं, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, इन्फिनिट भी हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स मैं यहां डालूंगा, वही वापस मिलेंगी विद सम नंबर्स। इसका मतलब काफी सारे, इनमें से किस स्टेट में होगा पार्टिकल पता नहीं, और इसे ही तो बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज हमने मैथमेटिकली देख लिया क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होती है। पार्टिकल इस स्टेट में भी हो सकता है, अगली में भी हो सकता है, उससे अगली में भी हो सकता है, उससे अगली में भी हो सकता है, पता नहीं किस में होगा एग्जैक्टली, वो तो तभी पता लगेगा जब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के बाद कोई आंसर आएगा, हम तो तभी बता सकते हैं, उसके अलावा नहीं हम बता पाएंगे। कितनी ज्यादा वियर्ड चीज थी ना, बट दिस इज कॉल्ड क्वांटम सुपरपोजिशन। और मेजरमेंट करने के बाद कोई एक आउटपुट मिलेगा मुझे। कितनी अजीब सी बात है ना ये, ऐसा क्या हो रहा है उस मेजरमेंट करते ही? ये अभी तक एक प्रॉब्लम है, और इसे बोलते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम। ऐसा क्या होता है मेजरमेंट के दौरान? वी हैव नो आइडिया, इट इज स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम, कोई सॉल्व नहीं कर पाया इसे। क्या होता है मेजरमेंट के दौरान, कितनी जल्दी होती है वो मेजरमेंट, क्या होती है एक मेजरमेंट, वी हैव नो आइडिया। अब तुम शायद कह सकते हो कि नहीं 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 भैया, हमें पता है मेजरमेंट क्या होती है। अगर मैं ये बोर्ड को देख पा रहा हूं, इसका मतलब कोई लाइट का फोटोन इससे टकराएगा और मेरी आंखों में आएगा और मैं इसको देख पा रहा हूं, इसका मतलब कुछ फोटोन की इंटरेक्शन हो रही है। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को मेजर करना चाह रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन को देखना चाह रहा हूं, फिर से मुझे एक फोटोन उस पर फेंकना होगा, जो फोटोन उस पर लग के मेरी आंखों में आएगा और मुझे वो दिखाई दे जाएगा।
इसका मतलब तो ये हुआ ना, मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन करवाना एक फोटोन के साथ, क्योंकि हमें उसे मेजर करना है, उसे देखना है, या किसी अपरेटस का यूज करके उसकी पिक्चर लेनी है किसी कैमरा से इलेक्ट्रॉन की, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में आके गिर जाएगा। जब तक मैं वो पिक्चर नहीं ले रहा, जब तक मैं उसको नहीं देख रहा, तो वो कई सारी स्टेट्स में। हाँ, इसको समझने के लिए अभी के लिए मेजरमेंट मान लो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डीप प्रॉब्लम है। खुद में ही एक बहुत बड़ी वीडियो है ये, आने वाले समय में इसे देखेंगे। फाइनली आते हैं एंटेंगलमेंट की तरफ। क्वांटम सुपरपोजिशन समझ लिए, अब हमें हमारे पास इक्वेशन तो एटलीस्ट हमें समझ आ गई है, कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखने में थोड़ी सी अजीब है, बट कोई बात नहीं, झेल लेंगे उसे। यहां पे आर है, यहां पे एक वेव फंक्शन है, और यहां पे कुछ तो एनर्जी आती है और साथ में साई है ना। मान लेते हैं हम दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ए और बी, दो अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है। हमने वो दो पार्टिकल को कंबाइन करके, जैसे अभी सुपरपोजिशन की बात की थी, हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, और किसी तरीके से कुछ तो ऐसी मैंने मैथमेटिकल ट्रिक यूज की कि मैं अलग अलग लिख सकता हूं उस वेव फंक्शन को। ये जो यहां पे वेव फंक्शन मुझे पुट करना होता है, या फिर इक्वेशन को सॉल्व करके जो मुझे वेव फंक्शन मिलता है, दो तरीके ना, या तो वेव फंक्शन लेके आओ, या इस इक्वेशन में कुछ ऐसी कंडीशन डालो कि तुम्हें वेव फंक्शन मिल जाए। जैसे ही तुमने वेव फंक्शन यहां पे देखा, तो तुम उस वेव फंक्शन को अलग अलग करके लिख पा रहे थे, कुछ इस तरीके से, जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। अगर कोई ऐसा वेव फंक्शन या कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, जिसको तुम इस तरीके से लिख पा रहे हो, जिसके वेव फंक्शन दोनों का मिला के कुछ ऐसा होगा, साई ऑफ ए साई ऑफ बी, ऐसे वेव फंक्शन को जिसको तुम अलग अलग करके लिख पा रहे हो, उसको हम सेपरेबल वेव फंक्शन भी बोलते हैं, या सेपरेबल कंडीशन बोल देते हैं अभी के लिए। और एक ऐसा वेव फंक्शन जिसको तुम अलग अलग करके नहीं लिख पा रहे, तुमने जितनी मैथमेटिकल ट्रिक्स थी सारी की सारी यूज कर ली। बाय द वे, मैथमेटिक्स ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड क्वांटम वर्ल्ड, नथिंग एल्स, सिर्फ मैथमेटिक्स। अब तुम इसको वेव फंक्शन को अलग अलग करके इस तरीके से नहीं लिख पा रहे, इसको तुम नाम दोगे नॉन सेपरेबल, और यही है हमारे पास वो एंटेंगलमेंट वाली चीज। मतलब ये जो दो पार्टिकल है, ये एंटेंगल्ड हो चुके हैं, कुछ तो इनमें रिलेशन है। बाय द वे, तुम ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहां पे मैंने पोटेंशियल टर्म लिखी है, और यहां पे इंटरेक्शन पोटेंशियल टर्म लिखी है, मतलब दोनों के बीच में किसी तरीके की कुछ तो इंटरेक्शन हो रखी है। बस अब हमारा काम ये होगा कि अगर हमें कभी भी कोई एंटेंगल पार्टिकल बनाने हैं, तो उसको इंटरैक्ट करवाना होगा, दैट इज इट। इससे पहले कि मैं तुम्हें और ज्यादा डीप लेके जाऊं मैथमेटिकली, इस इक्वेशन को सॉल्व कर जो मैंने अभी लिखी है, उससे पहले बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाली बात बताता हूं। ये सिर्फ वो जो लेक्चर्स होते हैं ना, 20-20 लेक्चर्स जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ उसमें बताई जाएगी बात, लेकिन मैं एकदम सिंप्लीफाई करके तुम्हें चीज बताता हूं। अगर तुम ध्यान से देखो, तो एक ही वेव फंक्शन था, जिसको अगर मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं तो उसको नॉन सेपरेबल बोल देंगे, नहीं लिख पा रहा तो उसको अगर नहीं लिख पा रहा तो उसको नहीं लिख पा रहा नॉन सेपरेबल, और सेपरेट करके लिख पा रहा हूं तो उसको सेपरेबल बोल देंगे, दैट इज इट, इतना ही होता था। बट मेन बात यह है कि कभी भी अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता पहले फंक्शन का ये रहा, जैसे साधारण हमने मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े हैं अपनी 11वीं-12वीं कक्षा में, एक ये रहा फंक्शन और एक ये रहा फंक्शन, दोनों को सिंपली तुम प्लस करके ऐसे लिख दो, और ये रहे अपने पास दो पार्टिकल के वे फंक्शंस। नो, इट इज नॉट ट्रू। जितना भी बड़ा सिस्टम हो, उसका एक ही वेव फंक्शन होता है। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये एक ही वेव फंक्शन के लिए काम करती है बाय द वे। उसको अलग कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, शायद कभी कभी वो अलग नहीं भी होंगे, तो उसको हम एंटेंगल्ड स्टेट बोल देंगे, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। बट सिस्टम कितना भी बड़ा हो, हम उसको एक ही वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। तो हां, पूरे यूनिवर्स का एक ही वेव फंक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन ऑफ यूनिवर्स, एंड दैट इज द मिस्ट्री फॉर यू। ढूंढो, अपनी लाइफ पूरी लगाओ, क्योंकि अभी तक तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है, पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने वाला एक वेव फंक्शन ढूंढना, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन तो एक समय पे एक ही वेव फंक्शन को झेल सकती है। जहां से हमें हिंट मिला कि पूरे यूनिवर्स, चाहे तुम 10 पार्टिकल का सिस्टम लेके आओ, 12 पार्टिकल का, या फिर दिस यूनिवर्स जितना बड़ा एक सिस्टम लेके आओ, होगा उसका एक ही वेव फंक्शन। बट कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, कितना ज्यादा, क्योंकि दो पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, तो वो एंटेंगल हो जाएंगे। तीसरा पार्टिकल आ गया तो फिर से एंटेंगलमेंट हो जाएगी। चौथा पार्टिकल आ गया, जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे इंटरैक्शंस बढ़ती रहेंगी। एंटेंगलमेंट की
पॉसिबिलिटीज और ज्यादा होती रहेंगी, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा वो सिस्टम। तो इसका मतलब डिस्क्राइबिंग wave function of the universe is a very 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 complicated thing, but it's possible। क्या तुम श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कुल मिला के ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ऊपर, टोटल एनर्जी ही तो है। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जैसी लग रही है, ये हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है, बाहर से आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है जैसा अभी मैंने बताया, ये हमारे पास पार्टिकल के बीच की इंटरेक्शन, पार्टिकल्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसका नाम दे देते हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल टर्म। और ये हमारे पास वही आइगन वैल्यू जिसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज द एनर्जी आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो हमें दिखाई देने वाली है। इस बार मैं इस वेव फंक्शन को अगर सेपरेट नहीं कर पा रहा तो इसे नॉन सेपरेबल बोलेंगे, और साथ ही साथ यहां पे हमें एंटेंगल्ड सिचुएशन देखने वाली है। तो कुल मिला के अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं रह गया कि नॉन सेपरेबल स्टेट को कैसे प्रोड्यूस करें, नॉन सेपरेबल सिस्टम्स कैसे बनाएं, नहीं, हमारे पास क्वेश्चन रिड्यूस हो के आ गया कि श्रोडिंगर इक्वेशन में ये इंटरेक्शन टर्म को कैसे ऐड करें, किस तरीके से ऐड करें। क्वेश्चन इस पर रिड्यूस हो गया अब हमारा। देखो फिजिकली बहुत ही ज्यादा आसान है किसी भी दो पार्टिकल को एंटेंगल करवाना, बस उसको फिजिकली इंटरेक्ट करवा दो, आसपास के दो पार्टिकल्स उनको पास से गुजरवा दो, एक दूसरे के आसपास से चले भी जाएंगे तो वो इंटरेक्ट कर जाते हैं, और इंटरेक्शन का मतलब है वो एंटेंगल हो जाएंगे, उनके बीच में एक ऐसा लिंक क्रिएट हो जाएगा जिसको मैं फिजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट तुम उसको कितनी भी दूर भेज दो, एक बार दो पार्टिकल एंटेंगल हो गए, एक पे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे दूसरे की स्टेट पे, या फिर स्टेट का मतलब कंडीशन पे, हां फर्क पड़ने वाला है, उसकी मेजरमेंट पे फर्क पड़ने वाला है। इससे पहले कि मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूं, मैं तुम्हें एक और बहुत ही ज्यादा गहरी चीज बताना चाहूंगा, विच इज हमने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा है। अगर मेरे हाथ में एक बंदूक है और स्टार्टिंग में उसका मोमेंटम कितना है, जीरो, मतलब उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो है, मेरा और इस गन का टोटल मिला के हम दोनों हो गए एक सिस्टम, मैं और ये बंदूक एक सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में हमारा मोमेंटम है जीरो, मैंने जैसे ही गन को फायर किया बाद में भी मोमेंटम रहना चाहिए जीरो, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे ही मैंने फायर किया, बुलेट जाएगी आगे तो मेरी गन का रिकॉइल होगा पीछे, सच दैट टोटल मोमेंटम अभी भी क्या है, जीरो। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मान लेते हैं मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसोन। क्या होता है ये हिग्स बोसोन, वो हमें कोई भी लेना देना नहीं, आगे वाली वीडियोस में सीखेंगे जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाएंगे। बट एक पार्टिकल है हिग्स बोसोन, और वो ब्रेक हो गया, मान लो डिके हो गया दो पार्टिकल्स में, और वो दो पार्टिकल, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है उसका एंटी पार्टिकल विच इज पॉजिट्रॉन, जस्ट उसका ऑपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बाकी सब सेम। अब क्या होगा, जैसे ही पहले जो पार्टिकल पड़ा हुआ था, ये हिग्स बोसोन आराम से पड़ा हुआ था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, जीरो, मतलब इसका स्पिन कितना हुआ, जीरो, जीरो स्पिन होता है इनका। जैसे ही पार्टिकल ब्रेक होकर डीके हुआ दो पार्टिकल्स में, स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम है जीरो, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। इसको मैं एकदम साधारण भाषा में ऐसे समझाऊंगा, मान लो मेरा एक चौक है, स्टार्टिंग में पड़ा हुआ है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, जीरो, कोई रोटेशन नहीं है इसके पास किसी तरीके से, एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये टूट के दो पार्ट में ये रहा, और ये पार्टिकल पता नहीं क्यों बट स्पिन करने लग गए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर ये स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज तो इसको स्पिन करना होगा एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट बाद में भी इसका एंगुलर मोमेंटम हो जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो था। और ये हमारे लॉज हैं नेचर के, अभी तक तो हम इसे ब्रेक नहीं कर पाए और देखा नहीं कि ये ब्रेक होते हैं। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब यहां पे क्यों बताया, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर एक हिग्स बोसोन दो पार्टिकल्स में टूट गया, हिग्स बाय द वे जो हिग्स होता है, हिग्स बोसोन, इसका स्पिन जीरो होता है। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उसका माइनस हाफ स्पिन है, और पॉजिट्रॉन का प्लस हाफ है, सच दैट दोनों का कैंसल हो जाएगा टोटल मिला के। बट अभी के लिए अगर मैंने पॉजिट्रॉन को मेजरमेंट नहीं की, पॉजिट्रॉन को दूर भेज दिया, ये रहा, मैं नहीं देख रहा इसे, कोई इस पे फोटोन नहीं फेंका, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था क्लॉकवाइज, जस्ट एनालॉजी है, बहुत डिफिकल्ट चीज है स्पिन को समझना, स्पिन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, बट साधारण भाषा में ऐसे घूम रहा था। मैंने पॉजिट्रॉन को मेजर नहीं किया भाई साहब, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं वो उल्टा घूम रहा होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा इसका, दैट इज एंटेंगलमेंट। जब तक मैं इसे मेजर ना कर लूं तो ये किस स्टेट में था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी में भी हो सकता है। जैसे मैंने मेजर किया मुझे पता लगा
कि ये तो क्लॉकवाइज है। जैसे ही इसे क्लॉकवाइज देखा, ये चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा हो चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ये तो इसके साथ एंटेंगलमेंट में था। क्यों एंटेंगलमेंट में था? क्योंकि एक ही जगह से तो पैदा हुए हैं ये, इस हिग्स बोसोन से। हिग्स बोसोन से निकला हुआ पार्टिकल, एक ही जगह से पैदा हुए पार्टिकल एंटेंगल्ड होते हैं। ये पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, मैं इस पर मेजरमेंट नहीं करूंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। दैट इज एंटेंगलमेंट। क्या इसने इस पर सिग्नल भेजे? पता नहीं। अच्छा, एक और चीज बताता हूं क्या, और मैं इसको कितनी भी दूर रख दूं, यूनिवर्स के दो एंड पे रख दूं, तब भी ये काम होगा। स्पीड ऑफ लाइट ब्रेक हो जाएगी इससे? नहीं। एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास हमारा पॉजिट्रॉन है। बाय द वे, इसका माइनस हाफ स्पिन है, इसका प्लस हाफ स्पिन है। थोड़ी देर के लिए मैंने मेजर किया इलेक्ट्रॉन का, मुझे मान लेते हैं मैं इसकी रोटेशन देख रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन एक गोले की तरह है और वो गोला ऐसा घूमता हुआ मुझे दिखाई दिया। ठीक है, मैंने मेजरमेंट की, मुझे पता लगा और मैं जान जाऊंगा कि जो पॉजिट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट मैंने मेजरमेंट तो इस पे की ना, मैं एग्जैक्टली एकदम तो नहीं बता सकता कि पॉजिट्रॉन का 100% गारंटी के साथ बिना देखे थोड़ी बोल दूंगा। अभी तो मुझे मैथमेटिक्स ने बताया ना सिर्फ कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैथमेटिकली पता है, एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो अगर ये गैलेक्सी के एक कॉर्नर पे है और ये वाला गैलेक्सी के एक दूसरे कॉर्नर पे है, मैंने तो सिर्फ इसे देखा ना, इसे तो नहीं देखा। अगर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो किसी को, ये पॉजिट्रॉन को फोन करके बताना होगा इस जगह पे जहां भी मैं खड़ा हूं, या कोई पॉजिट्रॉन लेके बैठा हुआ अपने पास, उसने देखा और पॉजिट्रॉन की जो कंडीशन थी, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन मुझे बताना भी तो होगा कि एंटी क्लॉकवाइज था। मैंने देखा थोड़ी है उसे जाके, मुझे तो मैथमेटिक्स पता है ना सिर्फ। इसका मतलब जब मुझे पता करना है कि इसकी स्टेट क्या है, तो मुझे वही पुराने वाला मीडियम ही यूज करना होगा, वही टेलीफोन का यूज करना होगा बताने के लिए कि हां पार्टिकल का ऑपोजिट स्पिन है। जब तक, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रैवल नहीं कर सकती मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन थी ये एकदम रैंडम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। एंटेंगलमेंट का एग्जैक्ट रीजन तो अभी किसी को नहीं पता अर्थ पे कि कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल की जो स्टेट है वो दूसरे पार्टिकल को अफेक्ट कर सकते हैं। बट ये जरूर पता है कि इंफॉर्मेशन कैन नेवर ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्यों हो रहा है, वी हैव नो आइडिया फॉर दैट। बट इंफॉर्मेशन नहीं ट्रेवल हो रही यहां से यहां तक, कोई भी फिजिकल इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर मुझे देखना होगा कि ये पार्टिकल की स्टेट क्या है, मुझे वही पुराने वाला मीडियम ही यूज करना होगा। लेकिन पुराने वाला जो मीडियम है अपना सिग्नल्स को भेजना, वो तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता। एंड दैट इज माय फ्रेंड एंटेंगलमेंट। काफी कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग नहीं लगा तो भाई तुम समझ नहीं पाए इस वीडियो को। फिर कोई ना, इसे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दो क्यूबिट हैं। क्यूबिट मतलब ऐसे पार्टिकल जो दो स्टेट में रह सकते हैं, या तो जीरो स्टेट में या वन स्टेट में। ऐसे ही ये भी जीरो स्टेट में और वन स्टेट में। हमने किसी तरीके से इनको इंटरेक्ट कराया और इंटरेक्शन के बाद ये हमारे पास कुछ इस स्टेट में चले गए। क्या पॉसिबल स्टेट है? दोनों जीरो जीरो में हो सकते हैं, जीरो वन में हो सकते हैं, वन जीरो में, या फिर वन वन में। लेकिन मैंने किसी तरीके से ऐसा इनके सिस्टम को बना दिया कि फाइनल स्टेट मेरे पास बनी ऐसी, 1/√2, 0 0 और 1 1। ये कैसे होता है वो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, और उसमें बताने वाला हूं एक्सपेरिमेंटली कैसी चीजें होती हैं। इसके लिए मैं क्वांटम कंप्यूटर्स के कुछ गेट्स का यूज करना होता है। बाय द वे, अभी हमें उसमें नहीं घुसने की जरूरत है। इस चीज को हम बेल स्टेट भी बोलते हैं। दिस इज बेल स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बड़ी ज्यादा स्पेशल स्टेट है। जब तक तुम मेजर नहीं कर रहे तो पार्टिकल जीरो में भी हो सकता है, वन में भी हो सकता है। लेकिन कितनी स्पेशल इसलिए है, जैसे ही तुम मेजर करोगे, मेजर करते ही अगर एक पार्टिकल जीरो में है, जीरो स्टेट में है, गारंटी दे सकते हो तुम दूसरा भी जीरो में ही होगा। चाहे वो जीरो में था, चाहे वो वन में था, वो गिर जाएगा जीरो में ही। अगर पहले पार्टिकल को तुमने मेजर करा, अगर वो वन स्टेट में, तो दूसरा भी वन में ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, इररिस्पेक्टिव वो पहले जीरो में था या वन में था। इसका मतलब ये एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, इनकी स्टेट, चाहे वो कितनी भी दूर हो, जैसा भी मैंने बताया। एंड दैट इज कॉल्ड बेल स्टेट। लेकिन जब तक तुम मेजर नहीं करोगे, वो जीरो में भी हो सकती है, वन में भी हो सकती है। मेजरमेंट करते ही एक की स्टेट दूसरे को अफेक्ट करने वाली है, एंड दैट स्पेशल स्टेट इज बेल स्टेट। अब अगर तुम एंटेंगल फोटोन चाहते हो तो एक फोटोन लो, उसको एक स्पेशल नॉन लीनियर क्रिस्टल में से पास करवाओ, और वो दो फोटोन में डिवाइड हो जाएगा, और वो दोनों के दोनों फोटोन, क्योंकि ओरिजिनल पार्टिकल से ही बने हुए हैं,
तो वो दो एंटेंगल फोटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब इफ पार्टिकल्स आर बोर्न टुगेदर देन दे आर एंटेंगल्ड। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर जो कि टेक्नोलॉजी गूगल और आईबीएम यूज करते हैं, उसमें वो वेव गाइड्स का यूज करते हैं जो कि अलाउ करता है वो एक दूसरे को माइक्रोवेव फोटोन सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी स्टेट्स एंटेंगल हो जाए। हाँ, इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है जो कि सुपरपोजिशन स्टेट में रह सकती है बाय यूजिंग सुपरकंडक्टर्स। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटिंग जिसमें सारे के सारे एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और उन्हें हमने कैद किया होता है लेजर्स की हेल्प से। अगर किसी भी एक एटम को अगर हम एनर्जी देंगे और वो अपनी हाई एनर्जी रिडबर्ग स्टेट में आ जाएगा तो अपने आसपास के एटम से इंटरेक्ट कर सकता है और हाँ, एंटेंगल हो सकते हैं वो। एक की स्टेट चेंज करने पे दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। और अगर इन फ्यूचर तुम ऐसी क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहते हो जो कि न्यूक्लियस के स्पिन को यूज करती है एज अ क्यूबिट डिफरेंट स्टेट्स में रहने के लिए, 0 या 1, जैसा भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज किया जाता है यूजिंग एमआरआई मशीन्स टू एंटेंगल देयर स्टेट्स। और ऐसे ही बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज है जिससे हम एंटेंगल क्यूबिट को फॉर्म कर सकते हैं और नॉन सेपरेबल स्टेट्स को अचीव कर सकते हैं। अगर तुम क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच को मास्टर करना चाहते हो, उसकी मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, तो तुम हमारा कोर्स क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर एवरीवन ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है और मास्टर कर सकता है इस फील्ड को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा और ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा जो कि अगले 5 साल में बहुत कुछ अचीव करने वाली है इस फील्ड में।